हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एम के लीगल शिक्षा द वे ऑफ लर्निंग। आपके यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। सिविल प्रोसीजर कोड 1908 की सीरीज में अभी तक हम लोगों ने समन्स के बारे में पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि हम किसी विटनेस को समन कैसे भेजेंगे। हाँ, ये उसका हमारा सेकंड पार्ट रहेगा। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें जिससे आपको वीडियोज़ के अपडेट मिलते रहें। देखिए, हमारे चैनल का मेन पर्पज़ सिर्फ आपको लीगल एजुकेशन इम्पार्ट करना है टू द लीगल एस्पिरेंट्स जो किसी जुडिशियल एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं, लीगल फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो उन लोगों के लिए एक ऐसा पोर्टल तैयार करना सो दैट कि उनको जितने भी उनके डाउट्स हैं वो सारे यहाँ पे क्लियर हो सकें। तो आगे चलते हैं। समन्स टू विटनेस यानी कि किसी गवाह को समन कैसे भेजा जाएगा, ये हम बात कर चुके थे कि सेक्शन 30 से 32 इसको हम ऑर्डर 16 के साथ पढ़ते हैं, तो वो समन्स टू विटनेस की बात करता है सीपीसी में। ये हमारा पार्ट 2 रहेगा। देखिए, ऑर्डर 16 में टोटल 21 रूल्स आते हैं। जो पार्ट 1 हमने बनाया था प्रीवियस वीडियो, उसमें हमने रूल 1 से रूल 9 तक पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक ऊपर दिखाई दे रहा है, आप उसको देख लें और फर्दर फिर बाद में इस वीडियो को देखें जिससे कि आप दोनों वीडियो को कोरिलेट कर सकें। ये हमारा आज पार्ट 2 रहेगा जिसमें हम रूल 10 से रूल 21 तक पढ़ेंगे और आज हमारा ऑर्डर 16 कंप्लीट हो जाएगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ऑर्डर 16 ए कवर करेंगे जिसमें हमें सम्मन किसी विटनेस को भेजना होता है जब विटनेस किसी जेल में होता है। तो उस वीडियो को भी देखना ना भूलें, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। रूल 1 को मैं आप पर थोड़ा सा एक बार रिवाइज कराना चाहता हूँ यहाँ पे, सो दैट कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रूल 1 काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका एक छोटा सा हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझेंगे यहाँ पे। देखिए, जब इशू सेटल हो जाते हैं, व्हेन इशूज वाज फ्रेम्ड बाय द कोर्ट, कोर्ट ये इशू फ्रेम कर लेता है कि एज पर ऑर्डर 14 कि उसको किन इश्यूज के ऊपर डिसीजन देना है, तो उसके 15 दिन के अंदर अंदर आपको विटनेस की लिस्ट कोर्ट में देनी पड़ेगी। ये रूल 1 में लिखा हुआ है। जिस दिन आपने लिस्ट दे दी है विटनेस की कोर्ट में, उसके विद इन 5 डेज यू हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू इशू द समन्स टू दोज विटनेस। ठीक है। देखिए, जनरली होता क्या है कि ये सारे काम प्रैक्टिकली एक साथ ही कर लिए जाते हैं। ठीक है। और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ से प्री एग्जाम से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर यहाँ डिस्कस किया है। आज के वीडियो में हम रूल 10 से स्टार्ट करेंगे। रूल 10 बात करता है कि जब कोई विटनेस को सम्मन मिल जाता है और वो सम्मन को की अनुपालना नहीं करता है, कोर्ट से बुलावा आता है सम्मन के थ्रू आपके पास एज ए विटनेस टू गिव एविडेंस और इट मे बी टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट। तो अगर आप नहीं जाते हैं तो आपके ऊपर क्या एक्शन हो सकता है। किसी विटनेस ने न्यायालय की आदेश की अनुपालना नहीं की तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करेगा न्यायालय, ये आपको रूल 10 में बताया गया है। रूल 10 का सब रूल 1 यहाँ पे क्या कहता है कि वेयर अ पर्सन हैज बीन इशूड आइदर टू अटेंड टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि किसी भी विटनेस के बुलाने का एक पर्पज। देखिए, विटनेस को किस लिए बुलाया जाए, या तो वो एविडेंस देगा या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेगा। जब डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना होता है तो वहाँ पे आपके विटनेस का कोई ज़्यादा पर्सनल फिजिकली रोल नहीं रहता है। तो ये माना जाता है कि जब व्हेन समवन इज इशूड टू एनी इंडिविजुअल कि भाई आपको एक डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है, आप एज ए विटनेस आपको कोर्ट में आना है, तो आपको गवाही नहीं देनी, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है और आप सिर्फ डॉक्यूमेंट भेज देते हैं। बाय एनी मीन वो डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करा देते हैं कोर्ट में, आप नहीं जाते, कोई आपका रिप्रेजेंटेटिव लेके चला जाता है, तो भी न्यायालय आपकी अटेंडेंस लगा देता है, आपकी प्रेजेंस को मान लिया जाता है। क्योंकि देखिए, पर्पज सोल्व होना चाहिए। लेकिन अगर आपको गवाही के लिए बुलाया गया है, एविडेंस के लिए बुलाया गया है, तो गवाही तो आप ही दे सकते हैं और कोई नहीं दे सकता, तो उस केस में आपको फिजिकली कोर्ट में जाना पड़ेगा। और ऐसा कोई व्यक्ति जिसको सम्मन इशू किया गया एज ए विटनेस और ही फेल्स टू अटेंड और टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट, या तो वो डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाता है या फिर वो कोर्ट को अटेंड नहीं करता, तो क्या उसकी लाइबिलिटी क्या रहेगी। तो सेल इफ द सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग ऑफिसर हैज नॉट बीन वेरीफाइड बाय द एफिडेविट और इफ द सर्विस ऑफ समन हैज अफेक्टेड बाय ए पार्टी और हिज एजेंट। देखिए, हमने रूल 7A में पढ़ा था दस्ती समन के बारे में। जब विटनेस को कोई भी पार्टी खुद से समन इशू कराती है कोर्ट में और वो अपने स्वयं अपने हाथों से जाके उसको समन दे देती है,
या फिर दूसरा मोड ऑफ सर्विस क्या रहता है, आप ऑर्डर 5 में भी पढ़ चुके हैं रूल 10 में कि मोड ऑफ सर्विस में क्या आता है कि इशू सर्विस ऑफ द समन थ्रू द कोर्ट। कोर्ट का एक अफसर रहता है अपॉइंटेड और वो ऑफिसर लेके जाता है समन को विटनेस के पास। तो वो वेरीफाई करता है अपने एफिडेविट पे, ठीक है, कि भाई मैंने उसको समन दिया नहीं दिया, वो मिला नहीं मिला, क्या होगा। तो पहली कंडीशन क्या आती है यहाँ पे कि जब उसका वो एफिडेविट या तो वेरीफाई नहीं है या सर्विस की जो सम्मन थी, सर्विस ऑफ सम्मन है, वो अफेक्ट की गई है पार्टी के द्वारा या उसके एजेंट के द्वारा। सेकंड ये यहाँ पे क्या कहता है कि मे इफ द सर्टिफिकेट ऑफ सर्विंग ऑफिसर हैज बीन सो वेरीफाइड। हम मान लेते हैं कि भाई सर्टिफिकेट वेरीफाइड है सर्विंग ऑफिसर का। एग्जामिन ऑन ओथ द सर्विंग ऑफिसर और द पार्टी और इज एजेंट, और जिस किसी ने सर्व किया है यानी कि 7A में पार्टी ने किया होगा, अदरवाइज कोर्ट के थ्रू किया गया हो तो किसी सर्विंग ऑफिसर ने किया होगा, और उनको ओथ पे वेरीफाई कर लिया गया है। हु हैज अफेक्टेड द सर्विस और कॉज हिम टू बी सो एग्जामिन्ड बाय द कोर्ट टचिंग द सर्विस और नॉन सर्विस ऑफ द सम्मन। बात करें रूल 12 की। देखिए अभी तक आपने रूल 10 में देखा कि विटनेस ने अगर अनुपालना नहीं की है न्यायालय के सम्मन की तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है। रूल 11 में आपने देखा कि अटैचमेंट विड्रॉ की जा सकती है अगर वो दोबारा से आ जाता है और न्यायालय को ये सेटिस्फाई कर देता है कि वो किसी लीगल एक्सक्यूज की वजह से ही, जेन्युइन रीजन की वजह से उस दिन नहीं अपीयर हो पाया था, नहीं डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर पाया था, तो उसकी प्रॉपर्टी को क्या करेंगे, रिलीज कर दिया जाएगा अटैचमेंट से। अभी प्रोसीजर क्या होगा ये हमें बताएगा रूल 12। देखिए जब भी न्यायालय को ऐसा लगता है कि या तो कोई व्यक्ति अपीयर ही नहीं होता है या अपीयर तो हो जाता है बट ही इज फेल्स टू सेटिस्फाई द कोर्ट, कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाता है कि मैं जो नहीं आ पाया उसके मेरे पास कोई जेन्युइन रीजन, तो ऐसे केस में न्यायालय क्या करेगा, ऐसे केस में न्यायालय 500 रुपीज, हम पहले भी बात कर चुके हैं उसके ऊपर, एक 500 रुपीज का यानी कि फाइन लगा, दैट मे बी इट शुड नॉट एक्सीड 500, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, या फिर जैसा न्यायालय को ठीक लगता है, इन द रिगार्ड ऑफ कंडीशन इन द लाइफ एंड ऑल सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। केस को देखते न्यायालय को जैसा ठीक लगेगा वैसा करेगा। अगर वो ऐसे नहीं दे पाता है तो भी न्यायालय क्या कर सकता है, उसकी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है और उसे सेल भी कर सकता है। प्रोवाइजो यहाँ पे क्या है कि इफ द पर्सन हुज अटेंडेंस इज रिक्वायर्स पे इनटू द कॉस्ट। देखिए यहाँ पे प्रोवाइजो ये है कि जो व्यक्ति अगर कोर्ट में उस कॉस्ट को जो उसके ऊपर फाइन लगाया गया है उसको पे कर देता कोर्ट में, इन दैट केस हिज प्रॉपर्टी, भाई जब आप पैसे दे ही दिए हैं उसने तो फिर आपकी प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते, तो जो आपने अटैच की थी वो क्या है, रिलीज हो जाएगी, उसको रिलीज करना पड़ेगा। सब रूल 2 यहाँ पे क्या कहता है कि नॉट विद स्टैंडिंग दैट कोर्ट हैज इशूड नॉट इशूड अ प्रोक्लेमेशन। देखिए रूल 10 में हमने क्या पढ़ा था, उसके सब रूल 2 में एक न्यायालय क्या करता है, एक आदेश पत्र जारी करता है, एक प्रोक्लेमेशन जारी कर देता है और उसे घर के बाहर चिपका दिया जाता है। सब रूल 3 ऑफ रूल 10 में क्या था, वारंट इशू करता है, दैट मे बी बेलेबल और दैट मे बी नॉन बेलेबल। ठीक है, तो कोर्ट ने जो फाइन इम्पोज किया है रूल 12 के सब रूल 1 में, ठीक है, वो बिना एक प्रोक्लेमेशन जारी किए, बिना वारंट जारी किए, उसके जारी किए बिना भी डायरेक्ट एक नोटिस दे देगा। क्या करेगा, एक डायरेक्ट नोटिस देगा उसको विटनेस को कि तुम्हारे ऊपर जुर्माना क्यों ना लगाया जाए, शो कॉज नोटिस दे दिया जाएगा, तुम्हारे ऊपर जुर्माना क्यों ना लगाया जाए। ठीक है, और वो उसके ऊपर फिर से एज पर रूल 12 सब रूल 1 उसको फाइन कर सकता है, और फाइन कितने ज़्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए, 500 रुपीज़ से। ऐसे देखिए जब भी इस टाइप के फाइन वगैरह की चीज़ें आती हैं तो इनको नोट करते हुए चलें, ये प्री एग्जाम में कई बार पूछी जाती हैं। अब आते हैं रूल 13 पे। रूल 13 ये बताया मोड ऑफ अटैचमेंट की बात करें, हम बात कर रहे हैं कि अगर फाइन नहीं पे किया तो प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे, कैसे अटैच कर लेंगे, ये आपको रूल 13 बता रहा है। The provision with regard to the attachment and sale of property in the execution of a decree shall so far as they are applicable। देखिए जब हम एग्जीक्यूशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो अटैचमेंट के रूल्स हैं वो सेम रूल्स एप्लीकेबल होंगे यहाँ पर भी, किसी भी प्रॉपर्टी के अटैच या सेल करने के। देखिए रूल 14 यहाँ बताएगा कि कोर्ट जो है मे ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड समन एज विटनेस एज स्ट्रेंजर्स टू द सूट।
किसी ऐसे व्यक्ति को जो मुकदमे के लिए एक अजनबी है, स्ट्रेंजर है, कोर्ट अपने आप से अपने डिस्क्रिशन पावर में उसको बुला सकती है एज ए विटनेस, उसके पास समन भेज सकती है। बेर एक्ट की डेफिनेशन यहाँ पे क्या कहती है कि सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ दिस कोड एज टू अटेंडेंस एंड अपीयरेंस एंड टू एनी लॉ फॉर टाइम बीइंग इन फोर्स वेयर द कोर्ट एट एनी टाइम थिंक्स इट नेसेसरी टू एग्जामिन एनी पर्सन। देखिए, जब भी न्यायालय को लगता है किसी मुकदमे में कि किसी ऐसे व्यक्ति को एग्जामिन करना जरूरी है, न्याय के लिए आवश्यक है, दैट मे बी ए पार्टी, या तो वो प्लेंटिफ भी हो सकता है और डिफेंडेंट भी हो सकता है, ठीक है, एंड नॉट कॉल्ड एज ए विटनेस बाय ए पार्टी टू द सूट। देखिए, न्यायालय को लगता है कि लिस्ट जो आपने विटनेस की दी थी रूल 1 में, उसमें उसका नाम नहीं दिया गया है, लेकिन उसको व्यक्ति को बुलाना, उसका एग्जामिन करना बहुत ही आवश्यक है एक न्याय के लिए। तो वहाँ पे कोर्ट क्या कर सकता है, उसे बुला सकता है बाय इट्स ओन मोशन, सुओ मोटो में, अपनी खुद की पावर में, ठीक है। एज ए विटनेस उसको कॉल किया जा सकता है, और वो बंदा पार्टी भी हो सकता है, यानी प्लेंटिफ या डिफेंडेंट भी हो सकता है। कोर्ट विल सेंड समन्स टू दैट पर्सन एज अ विटनेस एंड टू प्रोड्यूस दी एविडेंस। कोर्ट क्या करेगा, ऐसे व्यक्ति को समन इशू कर देगा एज ए विटनेस कि भाई आप आइए, एविडेंस दीजिए, या फिर कोई डॉक्यूमेंट अगर कोर्ट को लगता है तो उसे प्रोड्यूस करने के लिए उसको बोल सकता है, ठीक है। रूल 15 यहाँ क्या कहता है कि ड्यूटी ऑफ अ पर्सन टू गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। देखिए, जब आप किसी को सम्मन भेजेंगे उसमें आप पर्पज़ तो पक्का मेंशन करना है, आपको पर्पज़ मेंशन कर दिया आपने कि आपको एविडेंस देना है या आपको डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने हैं। तो इन दैट केस सब्जेक्ट एज लास्ट अपोर्सेड हुएवर इज समन टू अपीयर, जिस किसी को भी कोर्ट समन करता है अपीयर होने के लिए, एविडेंस देने के लिए, ठीक है। तो जब एविडेंस के लिए होगा तो उसे जो पर्टिकुलर टाइम और डेट दिया गया है उसको उस टाइम और डेट पे कोर्ट में अपीयर होना है और अपना एविडेंस देना, अपनी गवाही दे देनी है। लेकिन अगर किसी को आपने समन भेजा है एज ए विटनेस कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए, और वो इंडिविजुअल खुद नहीं आता है, वो डॉक्यूमेंट भेज देता है एट द गिवन टाइम एंड डेट, यानी कि उसकी गवाही नहीं चाहिए थी, वो सिर्फ डॉक्यूमेंट चाहिए था, तो अगर वो डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करवा देता है तो उसकी अटेंडेंस कोर्ट मान लेगा। रूल 16 पे चलते हैं। व्हेन दे मे डिपार्ट, कि वो कब जा सकते हैं, यानी कौन, विटनेस कब जा सकता है। देखिए, एज ए जनरल रूल ये होता है कि जब किसी को समन दे दिया जाता है, ठीक है, तो जब तक कोर्ट उसको आदेश नहीं देता है, ठीक है, और या जब तक उसका केस डिस्पोज ऑफ नहीं होता, तब तक उस विटनेस को रेगुलर हर हियरिंग पे आना है, ठीक है। सेकंड यहाँ पे क्या है कि या तो पार्टी एप्लीकेशन दे देती है, ठीक है, और पेमेंट कर देती है थ्रू दी कोर्ट, और फॉर ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि हम विटनेस के लिए एक्सपेंस की बात कर चुके हैं रूल 2 में, वो सारे कोई दे देता है। कोर्ट में रिक्वायर एनी पर्सन शो समन एंड अटेंडिंग टू फर्निश सिक्योरिटी टू अटेंड एट दी नेक्स्ट। और देखिए, मान लीजिए किसी को एक हियरिंग पे बुलाया गया 1 डे का एक्सपेंस देके, पार्टी अगर एप्लीकेशन देती है और खर्चा जमा करा देती है तो उसे फ्यूचर की हियरिंग पे भी बुलाया जा सकता है। अगर वो नहीं आएगा तो क्या होगा, उसको भी सिक्योरिटी देनी पड़ेगी, या तो उसकी सिक्योरिटी जब्त कर ली जाएगी या फिर उसको सिविल प्रिजन में भेजा जा सकता है। अब आ जाइए रूल 17 पे, ये बताता है एप्लीकेबिलिटी ऑफ इसका रूल 10 से 13 तक। द प्रोविजंस ऑफ द रूल्स 10 to 13 shall, so far as they are applicable, be deemed to apply any person who, having attended in compliance with the summon, departs without lawful excuse in contravention of rule 16। ये यहाँ पे क्या कह रहा है कि रूल 16 ने आपको बताया कि उसे कब जाना है, लेकिन अगर वो व्यक्ति जिसको न्यायालय के आदेश के बिना ही जो चला जाता है, ठीक है, तो न्यायालय उस पर वो सारे रूल एप्लीकेबल कर सकता है। रूल 10 से 13 में हमने पढ़ा है कैसे फाइन कर सकते हैं, कैसे प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है, कैसे प्रोक्लेमेशन उसके अगेंस्ट में इशू किया जा सकता है, यानी कि रूल 10 से 13 तक उसके ऊपर सारे एप्लीकेबल हो जाएंगे। रूल 18 पे चलते हैं। प्रोसीजर वेयर विटनेस अपर हैंडेड कैन नॉट गिव एविडेंस और प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट, ठीक है। यहाँ पे बेरेट कहता है कि वेयर एनी पर्सन अरेस्टेड अंडर अ वारंट इज ब्रॉट बिफोर द कोर्ट इन दी कस्टडी, भाई किसी के लिए सम्मन इशू कर दिए गए थे, नहीं आया, वारंट इशू कर दिया गया, उसको अरेस्ट करके लेके आ गए न्यायालय के सामने, एंड
कैन नॉट ओइंग टू द एब्सेंस ऑफ द पार्टीज और एनी ऑफ देम, और वो क्यों नहीं दे पाता है अपना एविडेंस, या कोई पार्टी एब्सेंट है, ठीक है, या तो दोनों नहीं है या उनमें से कोई एक एब्सेंट है, इस वजह से वो अपना एविडेंस नहीं दे सकता और इसे डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, इसके लिए उसे सम्मन किया गया था। ठीक है, तो द कोर्ट में रिक्वायर हिम टू गिव रीजनेबल बेल, कोर्ट उसको बेल दे देगा, ठीक है, और अदर सिक्योरिटी फॉर इज अपीयरेंस एट सच टाइम एंड प्लेस एज इट थिंक्स फिट, और अगर फर्दर कोई फ्यूचर में हियरिंग होती है, एडजर्न होती है उस दिन, तो उस दिन उसके लिए कोई सिक्योरिटी की डिमांड करेगा, भाई आप आ जाओगे उस दिन, इस बात की सिक्योरिटी देके जाओ। ठीक है, और सच बेल और सिक्योरिटी बीइंग गिवन में रिलीज हिम, अगर वो उसको जब बेल मिल जाती है और वो सिक्योरिटी डिपॉजिट करा देता है तो उसको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या करेगा, उसको सिविल जेल में डिटेन किया जा सकता है। रूल 19 क्या कहता है कि नो विटनेस टू बी ऑर्डर टू अटेंड इन पर्सन अनलेस रेजिडेंट विद इन सर्टेन लिमिट्स, ये जो है लिमिट्स की बात करता है कि जिसको आपने समन भेजा अगर वो विद इन सर्टेन लिमिट्स है, लोकल लिमिट्स में है, तो ही आप उसको बुला सकते हैं। नो वन शैल बी ऑर्डर टू अटेंड इन पर्सन टू गिव एविडेंस अनलेस ही रिजाइड्स, बताया गया है कि कितनी लिमिट्स में रहता है, इसे नोट कर लीजिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम आएगा ये। विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ कोर्ट्स सॉरी, विद इन द लोकल लिमिट्स ऑफ द कोर्ट्स ऑर्डिनरी जुरिस्डिक्शन, ठीक है, या कोर्ट का जो लोकल जुरिस्डिक्शन है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, उसमें वो रहता हो। सेकंड है कि विदाउट सच लिमिट्स बट एट अ प्लेस लेस देन 100, देखिए ये क्या बताता है कि 100 किलोमीटर, वेयर देर इज अ रेलवे और स्टीमर कम्युनिकेशन और अदर एस्टेब्लिश पब्लिक कन्वेंस फॉर 5/6 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेस वेयर रिजाइड्स एंड द प्लेस वेयर द कोर्ट इज सिचुएट लेस देन 500 किलोमीटर। मान लीजिए कि कोर्ट हाउस से लेकर विटनेस के घर तक की डिस्टेंस अगर 100 किलोमीटर तक है तो उसको बुला सकते हो, अगर वो 500 से कम है और 100 से ज़्यादा है और वहाँ पे कोई रेलवे स्टीमर कोई भी पब्लिक कन्वेंस अवेलेबल है तो उसको बुलाया जा सकता है। यह एक प्रोवाइजो दे दिया गया है, ये कहता है कि अगर कोई बाई एयर की फैसिलिटी अवेलेबल है वहाँ पे तो उसको अगर फेयर देना पड़ेगा, एक्सपेंस तो उसका देना पड़ेगा। एक्सपेंस कौन देगा, जिसकी बेनिफिट के लिए, जिस पार्टी के बेनिफिट के लिए वो एविडेंस देने आएगा या गवाही देने आएगा एज ए विटनेस, वो पार्टी उसको फेयर पे करेगी, और ऐसे में अगर उसको फेयर पे कर दिया जाता है तो उसको इन पर्सन कोर्ट में आदेश दिया जा सकता है कोर्ट अटेंड करने के लिए। ये 100 और 500 किलोमीटर आप नोट कर लें, ये दोनों ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रूल 20 पे चलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफ्यूजल ऑफ पार्टी टू गिव एविडेंस। यहाँ तक तो हमने बात की कि वो नहीं आ पाया, सम्मन नहीं लिया, अगर कोई मना ही कर दे एविडेंस देने के लिए तो क्या होगा, कोर्ट ने आपको बुलाया था और आपने मना कर दिया। वेयर एनी पार्टी टू अ सूट प्रेजेंट इन कोर्ट रिफ्यूज, कोई भी ऐसी पार्टी मुकदमे में जो पार्टी है प्लेंटी या डिफेंडेंट है जो कोर्ट में प्रेजेंट हो और वो रिफ्यूज कर देते हैं किसी लॉफुल एक्सक्यूज के बिना ही, कि व्हेन रिक्वायर्ड बाय द कोर्ट टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट, कि न्यायालय को भाई वो गवाही देने से या कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने से मना कर देते हैं, देन एंड देयर इन हिज पोजेशन ऑफ और पावर। मान लीजिए न्यायालय में कोई पार्टी है और कोर्ट ने उसको बोला कि आप ये दिखाइए मुझे सो एंड सो डॉक्यूमेंट जो आपकी कस्टडी में, आपकी पावर में, आपके पास अभी है, और वो उसको मना कर दे तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट में प्रोनाउंस जजमेंट, ये इस पे ध्यान देने की बात है कि कोर्ट क्या कर सकता है, इट में प्रोनाउंस जजमेंट अगेंस्ट हिम और मेक सच ऑर्डर इन रिलेशन टू दी सूट एज थिंग्स फिट। अगर कोई पार्टी कोर्ट के मांगने के बावजूद भी अपना कोई एविडेंस देने से मना करती है, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने से मना करती है जो उसकी कस्टडी या पावर में है, तो कोर्ट उसके खिलाफ जजमेंट पास कर सकता, सुना सकता है, या कोई भी ऐसा आदेश जारी कर सकता है जो उसको ठीक लगे।
अभी हमारा लास्ट रूल है रूल 21, रूल एज टू विटनेस टू अप्लाई टू द पार्टीज समन, वेयर एनी पार्टी टू अ सूट इज रिक्वायर्ड टू गिव एविडेंस और टू प्रोड्यूस अ डॉक्यूमेंट। देखिए अब ये क्या बात कर रहा है, अभी तक आपके पास कौन था, दो पार्टीज थे आपके पास, अभी तक आपके पास पार्टीज थी, पार्टीज वहां पे एक लिस्ट देते थे विटनेस की और वो विटनेस बुला ले जाते थे। मान लीजिए पार्टी को ही एज ए विटनेस आना है, पार्टी को क्या करना है, या तो पार्टी को कोई एविडेंस देना है या पार्टी को कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है। इन दोनों कंडीशंस में जो प्रोविजन हमने रूल 1 से रूल 20 तक पढ़े हैं वो सारे प्रोविजन एज ए विटनेस वाले उस पार्टी पर भी अप्लाई होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हम लोगों ने ये पार्ट 2 में समन्स टू द विटनेस कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारा कोई विटनेस जेल में है, प्रिजन में है, तो हम उसको समन कैसे भेजेंगे एज ए विटनेस। तो नेक्स्ट वीडियो हम उसके बारे में बात करेंगे। आज के वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।